है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई। भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। ईसीसी और काबीना कमेटियों के फैसले की तौसीक की जाएगी। दोनों मिलकर जो है इस ये थिंक टैंक है, ये दोनों मिलकर जी इस इवेंट को करवा रहे हैं और उसके साथ साथ 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं। ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था या भारत की जो कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से यही बात थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने। लेकिन पाकिस्तान में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि मतलब मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ और आप लोग सिलसिले में काफी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो भी आते रहे कतर। और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि जाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का कॉन्फ्रेंस जी हाँ ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं कि जो इसमें इसका हिस्सा बनेंगी। उसके साथ साथ ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओमान की जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडियन फाउंडेशन कोई इंडियन फाउंडेशन करके कोई इनके ऑफिस है या कह लीजिए कि ऑफिस है इंडियन, वो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं हैं और बहुत टाइम से भारत जो है वो यही बार बार बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो या इसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। और इसी वजह से अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया जिससे कि भारत को ये लगे कि पाकिस्तान इन तमाम चीजों को और इस तरह से उनके यहाँ जो कुछ भी यहाँ से इंटरफेरेंस चलती है कश्मीर को लेकर, एक दूसरा मुल्क है, दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो
अमीर के कतर के अमीर उसके ऊपर कोई काम कर रहा है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि 5 फरवरी को जब कश्मीर डे मनाया गया तो उस वक्त पीओके यानी कि आजाद कश्मीर में जिस किस्म की पॉलिटिकल रैलीज की गई और उनकी वीडियो सामने आई, उसको देखकर यही लगा कि एक बार फिर जो है वो टेररिज्म या टेररिस्ट जो है या कह लीजिए जो लोग इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको एक्टिव देखा गया। उनकी तकरीरें या उनकी जो स्पीचेस थी उस पॉलिटिकल रैली में वो सोशल मीडिया का हिस्सा बनी। अब वो कहां तक सही है कहां तक सही नहीं है, क्या वो पुरानी वीडियोस हैं या नई वीडियोस हैं, ये पता लगाना डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है। और जहां तक उनकी बात सुनी गई और समझ में आई लोगों के, उसको देखते हुए तो वो वीडियोस हमें पुरानी नहीं लगी, क्योंकि उसमें कहा गया कि 2026 तक जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है तो डेफिनेटली वो नई वीडियो ही होगी। लेकिन अगर इसी किस्म के लोगों को शायद ही गई, इसी किस्म के लोगों को सपोर्ट किया गया, ने वो किया जिसको बहुत ज्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में, नरेंद्र मोदी वहां पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसे बोलते हैं। और दूसरा आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इजराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। और कतर ने इसी तरह के लोगों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उन्हें अरेस्ट करें या उन्हें रोकने की कोशिश करें, तो फिर जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो हमें कहीं बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके साथ साथ जाहिर है कि इकोनॉमी आपके किसी भी कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत सभी को मालूम है। ये और बात है कि कई लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही बात की जा रही है कि जी हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, हम मुल्क जो है वो बेहतर हालात की तरफ जा रहा है। लेकिन लोग जानते हैं कि हम बार बार IMF जा रहे हैं, हम बार बार वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं, हम सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और इसी तरह की दूसरी कंट्री साथ साथ चाइना से भी पैसा मांगने के लिए पहुंचे होते हैं। तो उस वजह से लोगों को तो इस बात के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से की तरफ जा रही है या बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जाहिर है जिस कंट्री की इकोनॉमी की हालत ये होगी कि आपको अगर IMF मना कर दे या वर्ल्ड बैंक मना कर दे या कोई भी दूसरा जिससे आप पैसा मांग रहे हो आपको मना कर दे, तो ऐसी सूरत में आपके लिए आपका जय हिंद दोस्तों। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं दोस्तों। अल थानी मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे दोस्तों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। पीएम मोदी खुद उनको अगवानी करने के लिए दिल्ली के RGCI एयरपोर्ट पहुंचे थे दोस्तों। ऐसा बहुत कम मौका होता है दोस्तों जब पीएम मोदी किसी मेहमान का स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाते हैं दोस्तों। तमीम बिन अल थानी का जन्म 3 जून 1980 कतर में हुआ था दोस्तों। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कतर में ही प्राप्त की। उसके बाद उस शिक्षा के लिए उन्होंने ब्रिटेन गए दोस्तों। 44 वर्ष की आयु में कतर के होने वाले युवा सबसे अमीर के साथ साथ विश्व के सबसे युवा राष्ट्र अध्यक्षों में से एक माना जाता है दोस्तों अल थानी को। जय हिंद दोस्तों। आना इंडिया के अंदर तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इन्विटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है, ये एक स्टेट रिसेप्शन दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये एक